नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसेनजीत चौरसिया नौकरी घर के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षाओं में जिस प्रकार से हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अभी कुछ ही क्लास की बात की, और उसी क्रम में जैसे कि तत्कालीन समय में ये जो पेट का पेपर नज़दीक आ रहा, अगस्त में होने वाला है, उसके बाद संभावना है कि टेट सी टेट या फिर पीसीएस और अन्य एग्ज़ाम हाल ही के समय में आने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए कि कोर्स बहुत लंबा यानी कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए प्राचीन इतिहास के साथ साथ हम उसको एक पैरेलल आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय व्यर्थ ना करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको पहला टॉपिक है अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि क्या मतलब यूरोपियों का आगमन। क्या इसके पहले यूरोपीय नहीं आए थे? क्या ये पहली बार था? ऐसा नहीं है, इसके पहले भी यूरोपीय आए थे और भारत में ही आए थे, ऐसा नहीं कहीं और आए थे। क्योंकि भारत के साथ यूरोपियों का जो व्यापार था वो यूनान के समय यानी कि कहा जाए तो 2000 साल पहले यानी ईसवी सदी में ही स्टार्ट हो गया था, या फिर गुप्त साम्राज्य में भी चल रहा था। यानी जो प्राचीन काल की स्थितियाँ थी वहाँ भी भारत के साथ यूरोप का व्यापार सुचारू रूप से संचालित हो रहा था। लेकिन बीच के वर्षों में यानी मध्यकालीन भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ ऐसी राजनीतिक दशाएं उत्पन्न हुई जिससे भारत के साथ यूरोप का जो व्यापार था वो अवरुद्ध हो गया। और उसी अवरुद्ध के क्रम में फिर नए मार्गों की खोज शुरू हुई कि किस प्रकार से भारत के साथ या कहा जाए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ है व्यापार स्थापित किया जाए, ये यूरोपियों की सोच थी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ नाविकों के द्वारा नए मार्गों की खोज की गई, नए समुद्री मार्गों की। ऐसा नहीं कि भारत की खोज की गई थी, नहीं, नए समुद्री मार्गों की खोज की गई थी। तो चलिए हम उसको एक एक पॉइंट फॉर्म में देख के बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये परिस्थितियाँ क्या थीं कि क्यों एक नए समुद्री व्यापारिक मार्गों की खोज की आवश्यकता पड़ी। इसको हम थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमको 15वीं शताब्दी में, चूँकि 1453 में, कब 1453 यानी 1453 में, 1453 में जो उस्मानिया सल्तनत थी, कौन सी? उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत यानी जिसको कहते हैं भूमध्य, या फिर भूमध्य क्या कहा जाए, मध्य एशिया में पड़ता है। जैसे हम उसको मैप के थ्रू अगर जानना चाहें तो ये अगर इसको यूरोप, ये यूरोप हो गया और ये हमारा एशिया, ये अफ्रीका। इसको हम सिंपल वे में देखेंगे, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि तड़कते भड़कते अंदाज में कि एकदम यूरोप की तरह ही देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको सिंपल वे में समझने के लिए हम देख रहे हैं। और ये हमारा हो गया क्या, उत्तरी अमेरिका, और यहां पर है ये दक्षिणी अमेरिका। ओके, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और ये है अफ्रीका। इसको हम थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि अब स्थिति कहाँ पे है। एशिया के बगल में यूरोप है, यूरोप के नीचे है अफ्रीका, और यूरोप के कहा जाए तो बाएं तरफ है उत्तरी अमेरिका, और उसके यानी कि उत्तरी अमेरिका के नीचे कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इतना थोड़ा माइंड में अपने बिठा लीजिए, क्योंकि बातों को समझने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे सब्जेक्ट, क्योंकि वैसे भी इतिहास आज से नहीं आदिकाल से ही बोरिंग सब्जेक्ट रहा है। तो उसको थोड़ा ध्यान में मैपिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि उस्मानिया सल्तनत, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत यहाँ पे थी, कहाँ पे? यहाँ पर। ये जो तुर्की है यानी यूरोप और एशिया को जोड़ने का जो एक माइनर यानी क्षेत्र है, वो कहाँ से होकर गुजरता है? तुर्की से होकर गुजरता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उस्मानिया सल्तनत जो थी उसने क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों, इनका अधिकार हुआ। किसका? तुर्कों का, यानी कि उस्मानिया सल्तनत का। किस पर? कुस्तुनतुनिया पर। कुस्तुनतुनिया पर
किसका? उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया, यानी कि तुर्कों का अधिकार हो गया। इसके पहले क्या स्थिति थी उस्मानिया की, कुस्तुनतुनिया की? कुस्तुनतुनिया अपने आप में स्वतंत्र राज्य था, और स्वतंत्र राज्य के साथ साथ यानी कि यूरोप का, यहाँ पर आपका इंडिया है, कहा जाए दक्षिण पूर्व एशिया का बेल्ट यहाँ पर पड़ता है, तो यूरोप का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में किसी प्रकार की पहले बाधा नहीं थी। लेकिन जब उस्मानिया सल्तनत के द्वारा यानी तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। कब? 1453 में। तब इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप के साथ दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार अवरुद्ध हो गया। अब उस अवरुद्ध व्यापार को सुचारू बनाने के लिए यानी इसको दोबारा से चालू करने के लिए क्या किया गया कि पहले सोचा गया कि यूरोप के साथ कैसे हम दोबारा व्यापार करें। तो इसी क्रम में अब यहाँ से तो ये पूरा जो ये रास्ता था ये वाला ब्लॉक कर दिया गया। अब जब ब्लॉक हो गया तो फिर सोचा गया कि पहले यहाँ से एक रास्ता ढूंढा जाए। तो लेकिन यहाँ पे क्या पड़ता है? आपका सहारा डेजर्ट पड़ता है, सहारा रेगिस्तान। अब इस रेगिस्तानी बेल्ट से होकर एक कहा जाए यूरोपीय आम आदमी नहीं गुजर सकता है, क्योंकि सहारा बेल्ट ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बेल्ट है 2-4-10 किलोमीटर का, ये हजारों किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से गुजरना कहीं ना कहीं उस समय की स्थितियों के हिसाब से इम्पॉसिबल था। अब उसके बाद फिर ढूंढा गया कि और नीचे से कहीं से गुजरा जाए। तो यहाँ पे पड़ जाता कांगो बेसिन आपका। यहाँ से आएंगे, अगर कांगो बेसिन से हम गुजरने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कांगो बेसिन भी एक कहा जाए भूमध्य सागरीय क्या कहा जाए कि भूमध्य रेखा पे अवस्थित है, इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती है वो बहुत ही सघन होती हैं। तो जिससे यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर आपकी एक कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती, जैसे पिग्मी हो गई। पिग्मी के अलावा भी बहुत सी ऐसी जनजातियाँ थी जो वहाँ पे लड़ाकू और बर्बर किस्म की थी। तो यहाँ से गुजरना मतलब अपनी मौत को दावत देना, तो यहाँ से भी संभव नहीं था। अब इसके बाद क्या किया गया कि वही स्थिति बनी कि अब कहीं ना कहीं हमको समुद्री मार्गों की ही खोज करनी पड़ेगी, और यहाँ से रास्ता ये भी ब्लॉक ही हो गया था। तो अंत में यहाँ से यानी यूरोप से ये रास्ता ढूंढा गया कि यहाँ से हमको कैसे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार स्थापित करना है। इसी क्रम में अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई व्यक्ति तो निकलेगा यहाँ की खोज करने के लिए, कि चाहे मतलब समुद्री मार्गों की खोज करना ही है तो फिर अब निकलना तो तय है। और एक चीज़ और है कि उस समय पुनर्जागरण हो गया था। कब? 1453 यानी कि 15वीं शताब्दी में। क्या? पुनर्जागरण एवं प्रबोधन हो गया था, हो गया या शुरू हो गया था। तो अब पुनर्जागरण और प्रबोधन का क्या अर्थ है? पुनर्जागरण का यहाँ मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, और इसको हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे जब इसकी बात आएगी पुनर्जागरण की, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। तो अभी हम इसको सिंपल तरीके से जानते हैं पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। पुनर्जागरण का जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा, पुनर् यानी पुनः, और जागरण मतलब जागना। पुनः जागना यानी कि क्या स्थिति दर्शा रही है कि इंसान क्या था? पहले जाग रहा था, जागने के बाद क्या हुआ? सो गया। सोने के बाद अब ये जब दोबारा जागेगा तभी तो इसको कहेंगे पुनर्जागरण, क्योंकि एक बार सो जागा है, उसके बाद फिर सो गया, उसके बाद फिर जगेगा, तभी इसको कहा जाएगा पुनर्जागरण। कैसा जगना हो, कैसा सोना? ऐसा नहीं कि शाम हुई हम रात भर सोए फिर सुबह जगे, ऐसा नहीं है। ये पुनर्जागरण का अर्थ है बौद्धिक स्तर पर कि किस प्रकार से हम लौकिक और अलौकिक की जो बात होती है, यानी लौकिक यानी जो अलौकिक यानी यहाँ की सत्ता है, और पारलौकिक यानी कि अलौकिक की जो सत्ता है, उसमें भेद करना कि जो लौकिक सत्ता है, लौकिक, उसकी हम बात करें, उसकी बात करें, विज्ञान और तकनीकों की बात करें, इस तरह की जो टेम्परामेंट होनी चाहिए उस पर बात करें। और हालांकि धर्म के मामले में बहुत विशेष बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं कहीं ना कहीं उससे, अब मेरा तो यही परसेप्शन है कि लौकिक स्थितियां ज़्यादा ही बेटर होती हैं। तो फिर जागना और फिर सो जाना, यानी कि यहाँ पर लौकिक स्थिति चल रही थी, यहाँ पर अलौकिक स्थिति चल रही थी, लेकिन फिर से जब दोबारा इंसान जागा तो वहाँ पर फिर लौकिक स्थिति आ गई, यानी इलोक की, इस लोक में, यानी विज्ञान और तकनीकी की बात हो रही। तो ये हुआ। और प्रबोधन यानी कि दोबारा उसमें बोध आ गया, दोबारा उसमें चेतना आ गई इंसानों में। कहाँ पे? यूरोप में 15वीं शताब्दी में। तो इसी पुनर्जागरण और प्रबोधन के टाइम पे दिशा सूचक यंत्र, क्या? दिशा सूचक यंत्र, जिसको कुतुबनुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतुबनुमा, उसका आविष्कार, यानी कि कुतुबनुमा या दिशा
सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया था। अर्थात हम चाहे समुद्र में रहें या पृथ्वी पे, मतलब कहीं भी रहें, तो वहाँ से हम दिशाओं का ज्ञान इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से कर सकते थे कि आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या हमारे मतलब चारों तरफ कौन सी दिशा है, उसका एक कहा जाए तो सिंपल तरीके से अच्छे से ज्ञान हो गया था। तो इसके आविष्कार से, तो इसी का प्रयोग करके जो यूरोप से आने वाले थे एशिया की तरफ नाविक, या कहा जाए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले, उन्होंने इसी का प्रयोग किया। उसके आगे हम देखते हैं थोड़ा कि जब इसी का प्रयोग किया कुतुबनुमा और दिशा सूचक यंत्रों का, तो इसका सबसे पहला जो प्रयोग किया गया, मतलब पहले प्रयोग का क्या अर्थ है कि समुद्री मार्गों की खोज के संदर्भ में जो प्रयोग किया गया वह किया गया था 1488 में। कब? 1488 में। किसके द्वारा? बार्थोलोम्यू डियोज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियोज। ये यूरोप के ही रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले किसका 1498 में किसका प्रयोग किया? कुतुबनुमा का प्रयोग करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के लिए समुद्री मार्गों की खोज करनी चाहिए। लेकिन जब ये निकले अपनी यात्रा से, यूरोप से निकले, तो अंत में आकर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। इसको क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप, यानी हिंदी में अगर बोले तो उत्तम मासा अंतरीप, यानी कि उत्तम, यानी कि यहाँ पे आशा जो थी, आशा मतलब कहने का मतलब एक होप, वो यहाँ से आगे तो थी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, क्योंकि जब यहाँ से निकले तो कहीं ना कहीं इनको कहा जाए स्थल दिख रहे थे, स्थलीय स्थितियाँ दिख रही थी, लेकिन इसके आगे जब बढ़ने की नौबत आई तो फिर लगा कि नहीं, इसके आगे तो हमको सिर्फ समुद्र ही दिख रहा है। तो फिर यहाँ से ये फिर वापस चले गए। कौन? बार्थोलोम्यू डियोज। कहाँ से? केप ऑफ गुड होप से ही वापस चले गए। तो इनकी यात्रा 1488 में बार्थोलोम्यू डियोज की यहाँ से वापस हो गई। अब उसके बाद नंबर आया 1488 के बाद 1492। कब? 1488 के बाद 1492। 1492 में एक नाविक हुए जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। पहले बार्थोलोम्यू डियोज, दूसरे क्रिस्टोफर कोलंबस। अब कोलंबस ने अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि कोलंबस निकले तो यहाँ से थे, यूरोप से निकले थे। कहाँ के लिए? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, यानी भारत जैसे देशों की खोज करने के लिए। यानी खोज क्या? मतलब समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि ये रास्ता भटके और पहुंच गए कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका, जो वर्तमान समय में यूएसए है, वहां पर पहुंच गए। और वहां पर वो पहुंचने के बाद उन्होंने उत्तरी यानी कि अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका के लिए समुद्री मार्गों की खोज कर ली। किसकी? अमेरिका। यानी संदर्भ तो यही यूज किया जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। हालांकि अमेरिका कहीं खोया नहीं था, अमेरिका था अपनी जगह पे था, लेकिन वहां के लिए समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। किसने? कोलंबस ने। और ये भटक कर गए थे, ऐसा नहीं कि वो स्पेशली वहीं पर जा रहे थे। और वहां के नागरिकों को इन्होंने क्या कहा? जब यहाँ पर पहुंच गए, यूरोप से उत्तरी अमेरिका पहुंच गए, तो इसके बाद इन्होंने, कोलंबस ने अमेरिका के नागरिकों को क्या कहा? उन्होंने वहां के नागरिकों को रेड इंडियंस कहा। क्या? रेड इंडियंस कहा, या रेड इंडियन कहा यहाँ पे पहुंचने के बाद। और इसीलिए देखा जाता है आज की जो मतलब वर्तमान समय में भी बात की जाती है, जो उत्तर अमेरिका के वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको रेड इंडियंस ही कहा जाता है, वहाँ के मूल निवासियों को। अब यहाँ तक बात हो गई कि सबसे पहले 1488 में कौन आया? बार्थोलोम्यू डियोज, जो कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। उसके बाद 1492 में कोलंबस निकला, अमेरिका की खोज कर दिया, जो कि निकला था ही दक्षिण पूर्व एशिया की खोज के लिए, लेकिन वो खोज कर नहीं पाया, या फिर समुद्री मार्गों की खोज नहीं कर पाया। अब उसके बाद बात आती है 1492 के बाद कौन आया? एक कुतुबनुमा, ये तो हो ही गया। अब इसके बाद बात आती है 1492 के बाद 1498। 1498 में एक यात्री थे जिनका नाम था, अब यहां से तो आप सबको पता ही होगा, वास्को डी गामा। क्या नाम था इनका? वास्को डी गामा।
इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन निकला था, उसके बाद अमेरिका की खोज किसने की, वहाँ के नागरिकों को क्या कहा, 1498 में किसकी खोज किसने की। तो ये सब जो फैक्ट आपको दिख रहे हैं, ये फैक्ट ना होकर इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको समझिए कि सबसे पहले क्या स्थितियां बनी, कि क्यों आखिर नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। तो यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत जो थी वहाँ पर कुस्तुतनिया पर का, जिससे ये मार्ग अवरुद्ध हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1498 में बार्थोलोम्यू डिवाज ने स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहुँच गया। 92 में कोलंबस निकला तो गलत रास्ता पकड़ के दूसरी तरफ यानी उत्तर अमेरिका पहुँच गया। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत के यात्रा के लिए निकला, भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला। अब 1498 जब वास्को डी गामा निकला तो चूंकि यह भी कहाँ पे पहुंचा, केप ऑफ गुड होप तक यह भी पहुंचा। कहाँ तक, केप ऑफ गुड होप तक यह भी पहुंचा। अब जब केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा उसके बाद इसकी भी हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे रही थी, लेकिन फिर इसने सोचा कि क्यों ना इसके आगे बढ़ा जाए। आखिर एडवेंचरस ट्रिप पे जब निकले ही हैं तो क्यों ना एडवेंचरस कुछ किया जाए। तो इसी के लिए इसने आगे की यात्रा करनी जारी रखी। और उसी क्रम में जब ये यहाँ से लॉन्ग आइलैंड यानी जंजीबार पे पहुंचा, यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ जब पहुंच गया तो वहाँ पर एक आइलैंड है जंजीबार, जिसको कहते हैं जंजीबार। वहाँ पर एक व्यक्ति मिला, यहाँ पर उसका नाम था, क्या नाम था, जंजीबार। कहाँ पे, जंजीबार में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। हालांकि कहीं कहीं अब्दुल मजीद मिलता है और कहीं कहीं अब्दुल मनीक मिलता है। तो जो भी रहे ऑप्शन में उसी हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीक, दोनों में से जो भी मिले। तो जंजीबार में अब्दुल मनीक मिला, किससे, वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद मिला। अब क्या हुआ कि इससे बात हुई तो लगा कि नहीं ये भी इंडिया से ही है, यानी भारत से ही, हिंदुस्तान से ही है। तो फिर कहीं ना कहीं अब्दुल मजीद के पीछे पीछे वास्को डी गामा निकला और अंततः कहाँ पहुँच गया, भारत के कहाँ पे, कालीकट। कहाँ पे, कालीकट में पहुँचा। समुद्री मार्ग की खोज करते हुए कालीकट में पहुँचा और यहाँ के शासक था जो जमोरिन। हालांकि जमोरिन उसका नाम नहीं था, वो उपाधि थी। क्या नाम, जामोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। किसका, जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। कहाँ पे, कालीकट में। कालीकट का वो वहाँ का राजा हुआ करता था जमोरिन, हालांकि वो नाम नहीं था, फिर मैं बोल रहा हूँ उसका नाम, उसकी उपाधि थी जमोरिन। वहाँ पे पहुँचा कौन, वास्को डी गामा, उसका भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसको नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, चाहे वीडियो पॉज करके या जैसे भी, क्योंकि एग्जाम से एकदम आपके स्तर पे हैं। और अगर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको ध्यान से अच्छे से, क्योंकि जितनी बढ़िया तैयारी रहेगी सिलेक्शन के चांस आपके उतने ही बढ़िया रहेंगे। और वर्तमान समय में जॉब को लेकर जो मारामारी चल ही रही है कोरोना काल में, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसीलिए किसी प्रकार की चूक की गुंजाइश ना रखिए अपनी तैयारी और अपने सिलेक्शन के बीच में, चूक ना होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे पहुंचे थे हम, कालीकट में जामोरिन ने उसका स्वागत किया। किसका, वास्को डी गामा का। किसका, वास्को डी गामा का। अब वास्को डी गामा जब पहुंच गया कहाँ पे, कालीकट, जहां का शासक जमोरिन। उसके बाद क्या हुआ, वहां पहुंचने के बाद उसने, यानी कि किसने, वास्को डी गामा ने काली मिर्च, जिसको ब्लैक पाइपर कहते हैं, ब्लैक पाइपर, काली मिर्च और अन्य मसाले जो भी थे, अन्य मसाले, मतलब काली मिर्च मोस्ट था, उसके बाद अन्य मसाले जो भी उनको मिला लेकर जब ये यूरोप गया, कहाँ पे, यूरोप वापस गया। कहाँ से, यहीं से समुद्री मार्ग से होते हुए, यहाँ से भी जा सकता था लेकिन यहाँ का मार्ग अवरुद्ध था, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अवरुद्ध क्यों किए थे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक शासक था, उसके बाद उसको कौन जीत लिया, उस्मानिया सल्तनत जीती। तो क्या उस्मानिया सल्तनत उसको परमिशन नहीं दे सकती थी, दे सकती थी, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे शासक कर रहा हूँ, अब मैं बीच में यहाँ से भारत, दक्षिण भारत के साथ या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मैं व्यापार खुद कर सकता हूँ, तो क्यों मैं यूरोपीय वालों को यहाँ पे रास्ते दूँ, क्यों मैं जाने दूँ।
इसने खुद व्यापार करने की सोची थी, इसलिए इसने यहाँ पे यूरोपियों का मार्ग अवरुद्ध किया था। वो बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर और अन्य मसाले लेकर यूरोप गया, और वहाँ पर जब उसने उन मसालों को बेचा तो उसका जो टोटल कॉस्ट आया था यूरोप से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करने का और फिर वापस जाने का, टोटल ट्रैवल सब हटा के उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ लगभग वो 60%, 60% कह रहा हूँ मैं, 60 गुना, यानी कि अगर टोटल कॉस्ट उसकी 1 रुपए की आई थी तो उसको मिले कितने, 60 रुपए मिल गए। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में क्रांतिकारी बात हो गई थी यूरोपवासियों के लिए कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट, तो फिर जाहिर सी बात है अन्य लोग भी उत्साहित होंगे यहाँ आने के लिए और भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो इसी क्रम में इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। अब उसी 60 गुना के प्रॉफिट के संदर्भ में आगे बात करते हैं। एस्तार्दो दा इंडिया, अब ये क्या था, ये जो मैंने भी शब्द बोला एस्तार्दो दा इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी थी। कौन सी पुर्तगाली, कौन सी, एस्तार्दो दा इंडिया, यानी कि भारत में व्यापार के लिए एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था एस्तार्दो दा इंडिया। और एक चीज और, ये जो वास्को डी गामा था ये कहाँ का रहने वाला था, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये पुर्तगाल, कहाँ का, पुर्तगाल का था। और जो मैंने कोलंबस की बात की, कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। ये भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी वनडे एग्जाम्स में कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था या कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, इन सब बातों पे भी क्वेश्चन बन जाता। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये पुर्तगाल का रहने वाला था। देखा जाए तो पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, ये वास्को डी गामा को ही कहा जाता है। तो अब कंपनी कौन सी बनी थी, एस्तार्दो दा इंडिया, भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली कंपनी थी यह, पुर्तगाली कंपनी, नाम क्या था, एस्तार्दो दा इंडिया। अब इसके बाद देखा जाए तो इनके बाद यानी कि वास्को डी गामा के बाद ये कब आए थे भारत में, वो तो हमने बात की ही 1498 में। अब इसके बाद 1500 में कौन आया, 1500 में कौन आया, 1500 में कौन आया, 1500 में आया अल्ब्रेच कैब्रॉल। 1500 में ईस्वी में, 1500 ईस्वी में अल्ब्रेच कैब्रॉल, कैब्रॉल कहाँ आया, भारत आया। इसको कैब्रॉल ऐसे लिखने के बजाय इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैब्रॉल, ओके। ये भारत आया 1500 में, और यह 2 जहाजी बेड़ों के साथ आया था, 2 जहाजी बेड़ों के साथ, ठीक है। कौन, अल्ब्रेच कैब्रॉल आया। इसके बाद ये जो पुर्तगाली आए, इन्होंने गोवा को, किसको, गोवा को अपनी राजधानी बनाया, गोवा को अपनी राजधानी बना। कैसे, आदिल शाह वहां का जो शासक था, यानी यूसुफ आदिल शाह, उसको हराकर, यूसुफ आदिल शाह को गोवा में हराकर और गोवा उसे छीनकर गोवा को पुर्तगालियों ने, किसने, इन्होंने यानी पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। और जो इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की, यानी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी, कालीकट में ही। लेकिन बाद में जमोरी ने इसको फिर बाद में बंद करवा दिया था, लेकिन स्थापित कहाँ की गई थी, कालीकट में, कालीकट में। और क्या स्थापित की गई थी, फैक्ट्री। अब फैक्ट्री का यहाँ संदर्भ ऐसा नहीं है कि जैसे वर्तमान समय की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग
कार्य किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं था वहाँ पे फैक्ट्री। वहाँ की फैक्ट्री जो उस टाइम की जो फैक्ट्री जिसको कहा गया, वह फैक्ट्रियाँ देखा जाए तो विशेषकर गोडाउन जिसको कहते हैं, यानी गोदाम हुआ करती थी। गोदाम यानी कि सामान भारत से खरीदा गया, मसाले या जो अन्य चीज़ें खरीदी गई उसको निर्यात करने के लिए, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए एक स्टोर रूम के रूप में या गोदाम के रूप में इन फैक्ट्रियों का यूज किया जाता है। यानी फैक्ट्री का संदर्भ गोदाम से है, और यहीं पर ही गोदाम और प्लस जो कंपनी के कर्मचारी होते थे उनके निवास स्थान होता था, यानी कि वो लोग यहीं पर रहते भी थे। कहाँ पे? फैक्ट्री में ही। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कार्य नहीं किया जाता था जैसे कि वर्तमान समय की फैक्ट्री में किया जाता है, ऐसा नहीं था। यह सिर्फ गोदाम और निवास स्थान के रूप में यूज में आती थी फैक्ट्रियाँ। ठीक है, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पे? कालीकट में। अब कुछ वायसरायों की बात कर ली जाए कि आखिर कौन कौन से वायसराय यानी पुर्तगाली वायसराय भारत में आए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो इसी संदर्भ में, वायसरायों के संदर्भ में जो सबसे पहला नाम आता है वह है आपका फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, सॉरी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये कब भारत आया था? ये 1505 से लेकर 1509 तक भारत में वायसराय के रूप में, किस रूप में? पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में था पहला। ये भी याद रखिएगा, पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसको किस लिए जाना जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को अपनी नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति के लिए जाना जाता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए इसको जाना जाता है, नीले पानी की नीति। अभी नीले पानी की नीति क्या थी? इसका संदर्भ था कि जो समुद्र है, समुद्र पर सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों का अधिकार होना चाहिए। यानी कि एक कहा जाए, एक सर्किल बना लिया जाए पूरे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को लेकर कि अगर इसके अंदर कोई व्यापार कर रहा तो वो सिर्फ पुर्तगाली करेंगे, पुर्तगाली के अलावा कोई व्यापार नहीं करेंगे। यानी कि एक कहा जाए कि पूरा एक कवर कर लिया जाए। तो वही था इसका क्या? ब्लू वाटर ऑफ पॉलिसी, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति किसकी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। और चौल के युद्ध में, इसके बाद बात आती है 1509 में 8 में चौल का युद्ध हुआ था। वहां पर संभवतः यह गुजरात के शासक से हारा था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चौल के युद्ध में 1508 में जो हुआ था, वहां पर इसको पराजय मिली थी। किससे? गुजरात के शासक से। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चौल के युद्ध में पराजय मिली थी गुजरात के शासक से। लेकिन बाद में फिर इसने महमूद बेगड़ा जो था और मिस्र का तथा तुर्की की जो संयुक्त नौसेना थी, महमूद बेगड़ा और मिस्र प्लस तुर्की की संयुक्त नौसेना को इसने क्या किया था? पराजय, यानी इनको हराया था, यानी कि इन पर विजय प्राप्त की थी। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 में। ठीक है, इधर आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नंबर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। किसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नाम क्या? अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक अप्रॉक्स। ठीक है, और यही वह व्यक्ति था जिसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी, और यूसुफ आदिल शाह को इसी ने पराजित किया था। और एक चीज और है कि इसी के द्वारा
ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, जो स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी, उसको इसने बंद किया था। किसको, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने क्या किया, बंद कर दिया। किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किसने स्टार्ट किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने स्टार्ट किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बंद कर दिया। और इसी को, किसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, गर्मी के मजे लीजिए। और गर्मी बहुत है, लेकिन एग्जाम भी सर पे है। आपका पेट का एग्जाम सामने आ रहा है अगस्त में। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि जो वर्तमान समय के एग्जाम्स हो रहे हैं और कितने टफ, कहा जाए कितना टफ कंपटीशन है। जरा सी चूक सिलेक्शन हाथ से गया, लेकिन वही चूक नहीं करनी है। इसके बाद, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में लफाजी करना और हंसी टिठोली करना, वो किसी काम का नहीं है। हाँ, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, लेकिन माइंड फ्रेश नहीं करना है। फ्रेश करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन क्लास के टाइम सिर्फ क्लास। ठीक है, बात कहाँ तक की हम लोग, अल्फांसो डी अल्बुकर्क तक। ब्लू वाटर पॉलिसी इसने बंद कराया और इसी को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसी ने गोवा में पुर्तगालियों की नींव रखी, यानी कि पुर्तगाली साम्राज्य की इसी ने नींव रखी थी। किसको हराकर, यूसुफ आदिल शाह को, जो अभी हमने पीछे बात की। अब इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद कौन आया था, आया नीनो दा कुन्हा। क्या नाम था उसका, नीनो डी कुन्हा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था, यह था कार्टेज पद्धति। क्या नाम था उसका, कार्टेज पद्धति। ये कार्टेज पद्धति क्या होती थी, कार्टेज पद्धति का अर्थ था कि ये जो यहाँ पर इंडिया, भारत था, यानी कि ये भारत की अवस्थिति अगर हम बात कर लें, यानी इसको भारत मान लें, तो अगर भारत का जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ से स्टार्ट है, यानी यहाँ से स्टार्ट है, और कहाँ तक पहुँचता है भारत का समुद्री क्षेत्र, तत्काल में तो यहाँ पर पहुँचता था, क्योंकि बांग्लादेश तो भारत में ही था। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, और चूंकि यहाँ से था, क्योंकि पाकिस्तान में भी उस समय भारत में ही था, यानी भारतीय क्षेत्र में ही आता था, तो यहाँ से जो भारत का समुद्री क्षेत्र ये था, ये पूरा समुद्री क्षेत्र, इस समुद्री क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए आ रहा था या आता था, तो उसको कार्टेज लेना पड़ता था। कार्टेज का अर्थ है कि चाहे यहाँ से कोई बाहर सामान लेके जाए, चाहे यहाँ से अंदर लेके आए, तो उसको कर चुकाना पड़ता था। आज के समय का जैसे एक्सपोर्ट कर हो गया या इंपोर्ट कर, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी लगती है, उसी संदर्भ से वहाँ पर कार्टेज पद्धति हुआ करती थी। और उसको बिना दिए कोई, उस शुल्क को बिना दिए कोई गुजर नहीं सकता था। इस कार्टेज पद्धति में यही था कि शुल्क लगता था किस पे, आयात निर्यात पर, भारत के बाहर जो हो रहा था समुद्री मार्ग से, उस पर क्या लगता था, कार्टेज लगता था। और एक चीज़ और इसमें कि अकबर, तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर भी इससे अछूता नहीं था। अकबर भी कार्टेज देता था। अब समझ सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू थी कार्टेज की, कि अकबर भी अगर किसी भी प्रकार की समुद्री आयात निर्यात किसी भी वस्तु की करवाता था या करता था, तो उस स्थिति में अकबर को भी कार्टेज देना पड़ता था। इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर यानी मुगल सम्राट, जो कि पूरे उत्तर भारत जिसको, मतलब पूरा उत्तर भारत जिसका था, ये पूरा बेल्ट जिसका था, वो भी बिना कार्टेज दिए अपना आयात निर्यात सुचारू रूप से नहीं कर पाता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली अपने साथ आने के क्रम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आए ही थे, यानी पुर्तगाली आए तो, लेकिन अपने साथ कुछ स्पेशल, यानी कि भारत से अगर ले जा रहे थे, मसाले ले जा रहे थे या अन्य वस्तुएं ले जा रहे थे, तो लेकिन भारत में कुछ लाए भी, जिसमें
पुर्तगालियों के द्वारा कुछ बहुत सी स्पेशल चीजें लाई गई। पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए? अब क्या लेकर आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, आलू लेकर आए। कहने में तो अजीब है, लेकिन इन्हीं के द्वारा आलू क्या लाया गया? आलू, टमाटर। यानी अब कहा जाए ऐसा नहीं कि 2 टमाटर ले आए, ऐसा नहीं है, उसके पौधे लेकर आए, उसके बीज लेके आए कि भारत में भी इसकी खेती होनी चाहिए या भारत में भी इसकी खेती हो। तो उसी संदर्भ में आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, और एक बहुत जरूरी चीज जो भारतीयों के आज कहा जाए तो हर भारत, यानी सबकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी रूप में 60 से 70 या 80% तक लोग उसका प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं हम तंबाकू। अब वो चाहे डायरेक्ट यूज करें, चाहे आजकल तो फिर नए फैशन में हुक्का या फिर जो भी डिफरेंट टाइप के सिगरेट, सिगार, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है तंबाकू का। तो किसकी देन है ये सब देन है पुर्तगालियों की। किसकी? पुर्तगालियों की। इसके बाद एक विशेष चीज लेके आए थे पुर्तगाली, जिसको कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। क्या? आलू, टमाटर, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? ये सब पुर्तगाली लेकर आए थे, पुर्तगाली। इसके बाद 1661 में, ये कार्टेज की बात हमने कर ली, नीनो डी कुन्हा आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1661 में, 1661 में इन 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, हालांकि इनका पूरा नाम कैथरीन ब्रिगेंजा था, ब्रिगेंजा, इनकी शादी की बात आई तो 1661 में इनकी शादी ब्रिटिश सम्राट, फिर ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय के साथ होनी सुनिश्चित हुई, और हुई भी। किसकी? 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश राजकुमार थे, ब्रिटिश राजकुमार है। सबको आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स द्वितीय की शादी संपन्न हुई, और इसी शादी संपन्न होने के क्रम में जो बंबई था, अभी तक बंबई किसके अंतर्गत अधीन था? बंबई पुर्तगालियों के अधीन था। किसके? और बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, यानी पुर्तगालियों ने उसको महत्वपूर्ण बंदरगाह का दर्जा भी दिलवा दिया था, क्योंकि वहीं से वो अपने संपूर्ण व्यापारिक कहा जाए आयात निर्यात संपन्न करवाते थे या करते थे। तो उसी संदर्भ में जो बंबई था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया था, और यही बंबई पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में, किसके? दहेज के रूप में किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। किसने? इन्हीं पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और बाद में 1668 में, कब? 1661 में ये बंबई किसको मिल गया? चार्ल्स द्वितीय को मिल गया, यानी कि ब्रिटिश राजकुमार को मिल गया, ब्रिटिश सम्राट को मिल गया, आने वाले भावी सम्राट को मिल गया। अब क्या हुआ? 1668 में यही बंबई ब्रिटिश राजकुमार ने किसको दे दिया? किसको दे दिया? EIC। ये क्या अपवाद मैंने लिख दिया? शायद आप लोगों को पता हो, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से ही, यानी कि ब्रिटेन से ही, यानी कि कहा जाए ब्रिटेन से ही संबंध रखती थी, और यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, ऐसा नहीं है सरकारी थी, क्योंकि ये जो ब्रिटिश राजकुमार कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ये सरकार इन्हीं की थी।
लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी जो कि भारत में व्यापार गतिविधियों को करती थी। आई कब थी? 1600 ईस्वी में। 1668 में क्या हुआ? ब्रिटिश राजकुमार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई बेच दिया कहा जाए, या फिर लीज पे दे दिया। कितना? 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले। कितना? ये 10 पाउंड। 10 का मतलब तत्कालीन समय 10 पाउंड का मतलब कुछ नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी। 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले ब्रिटिश राजकुमार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कौन? क्या? बंबई को दे दिया। अब जब बंबई को दे दिया, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किससे प्राप्त हुआ? तो वहां पे अगर ऑप्शन आ रहा है आपका पुर्तगीज यानी पुर्तगाली, उसके बाद ऑप्शन आ जाए डेनिश, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, इस तरह से अगर ऑप्शन आ रहा है। उसमें एक ऑप्शन अगर ये ब्रिटिश सरकार भी है या ब्रिटिश सरकार है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर इसमें बनेगा वो ब्रिटिश सरकार बनेगा। ब्रिटिश सरकार बनेगा, पुर्तगाली नहीं बनेगा, क्योंकि पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ किसको? ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हुआ शादी में दहेज के रूप में। और उसके बाद फिर ब्रिटिश राजकुमार से प्राप्त हुआ किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने में? 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। और इसके बाद हम बात करते हैं डच, यानी पुर्तगाली तो आ ही गए वास्को डी गामा के आने के क्रम में। अब इसके बाद डच आए, वो क्या किए? डचों की हम बात करते हैं। इसके बाद क्या हम लोग बात करने वाले हैं? डचों का आगमन। डचों के आगमन के क्रम में डचों का आगमन, डचों के आगमन में सबसे पहला व्यक्ति जो आया, काउंट क्या नाम था उसका? कार्नेलिस डी हाउटमैन। क्या नाम था? कार्नेलिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन। अब कार्नेलिस डी हाउटमैन ये सबसे पहले केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ से? केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा होते हुए पहुंचा। कहाँ पे? बांटेन पहुंचने वाला। बांटेन पहुंचा। कहाँ पे? बांटेन। कौन? कार्नेलिस डी हाउटमैन। और एक चीज और है कि जो डच लोग थे, डच आए तो थे, वो तो सही है, लेकिन इनका जो मेन फोकस था वो था कहीं ना कहीं कहाँ पे था? ये था आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र। कहाँ का? इंडोनेशिया। और ये जो कार्नेलिस डी हाउटमैन बांटन आया था, कब आया था? 1596 ईस्वी में। और 1596 में आया। इसके बाद क्या किया गया? 1602 में, 1596 के बाद 1602 में एक कंपनी की स्थापना की गई, VOC। अब गूगल पे जाके डच कॉइन्स सर्च करेंगे या डचों के द्वारा जारी किए गए सिक्के या जो भी आप समझें, सर्च करने के लिए सर्च करेंगे तो आपको जो सिक्के दिखेंगे उस पे आपको बड़े बड़े अक्षरों में VOC ऐसे, मतलब वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा ऐसे करके, मतलब VOC लिखा होगा। तो उसका क्या नाम था? उनकी कंपनी थी VOC, और जिसको कहते हैं बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। क्या? बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, VOC का फुल फॉर्म था यार। यानी कि 1602 में कंपनी स्थापित की गई थी। और एक चीज और है कि ये जो डच थे, इन्हें ही भारत से वस्त्रों के निर्यात का श्रेय दिया जाता है। मतलब सर्वाधिक वस्त्रों का निर्यात अगर किसी ने किया था, किसने किया था? वस्त्रों के निर्यात डचों ने। किसने? डचों ने क्या किया था? वस्त्रों का निर्यात। सबसे पहले कौन है? कार्नेलिस डी हाउटमैन।
ये यहाँ से होते हैं यानी कि केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा होते हुए, सुमात्रा यहाँ पर पड़ता है इंडिया के दक्षिण पूर्व में, वहाँ से होते हुए फिर यह बांटन गया था। बांटन में 1596 में यानी पहुंचा था और 1602 में फिर बीओसी यानी इंडिया में, भारत में बीओसी की स्थापना की गई, बेरिंग ओस्ट इंडीज कंपनी डच लोगों के द्वारा। और फिर वस्त्रों का निर्यात का श्रेय जो दिया जाता है, सर्वाधिक वस्त्रों का निर्यात तो इन्हीं के द्वारा किया गया। और एक चीज़ और कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप ये रहा, कहाँ हम बना दे, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, पहले इसको मिटाते हैं, पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं ना, ये देखिए इंडिया अगर यहाँ पे है, ये मान लीजिए भारत की स्थिति, और तत्कालीन में भारत तो यहाँ पर पूरा था। तो अब इंडोनेशिया आपका यहाँ पर है, ये इंडोनेशिया हो गया। अब इंडोनेशिया में डच आके स्टेब्लिश हुए और वहीं से फिर भारत को भी में व्यापार करने की शुरुआत की बीओसी की स्थापना के साथ। तो कहीं ना कहीं इनका जो लिंक था भारत के पूर्वी तट से था। ये जो तट पड़ता है आपका, ये कोरोमंडल, कौन सा तट, कोरोमंडल तट से था। और कोरोमंडल तट की वजह से यहां से था, तो इसलिए, और इस तट पे कौन था, इस तट पे थे पुर्तगाली, जहाँ पे आपको गोवा या फिर खाजा कालीकट, इन सब पे पुर्तगालियों ने व्यापारिक स्थिति अपनी स्थापित की थी। ठीक है। अब इसके बाद पूर्वी तट पर इनके अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां थी। और एक चीज़ और है कि जब डच कंपनी यहाँ पर आए तो क्या इनका निर्यात का जो निर्यात वस्तुएं थी, यह वस्त्र यानी कि वस्त्रों के साथ साथ ये सोरा अर्थात सोरा क्या अर्थ निकलता है, सोरा किसको कहते हैं, सोरा आप लोग सोचिएगा कि सोरा किसको कहते हैं। हालांकि मैं बता दे रहा हूं कि जो बारूद होता है, बारूद का जो प्रारंभिक अवस्थिति होती है, यानी कि जिससे बारूद रिफाइन करके तैयार किया जाता है, उसी को सोरा कहते हैं। सोरा यानी कि सोरा हो गया, नील हो गया, इसका निर्यात डचों के द्वारा प्रमुखता से किया गया। इसके बाद ये जो डच थे, कहीं ना कहीं ये सरकारी कंपनी हुआ करती थी, यानी जो वीओसी थी या फिर जो डच आए, ये सरकार के आदेश और परामर्श से ही भारत में आए थे। तो ये जो डच थे, यह सरकारी नियंत्रण में थे। किसके? सरकारी नियंत्रण में। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कोई भी काम करना होता था या कोई भी निर्णय लेना होता था तो सरकार से एक बार परमिशन उनको लेना होता था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसमें जो लेट लतीफ़ी वाली स्थिति बनती थी वो हो जाती थी किसी भी निर्णय को लेने में। और इसी का फायदा जो अन्य यूरोपीय व्यापारी आए, चाहे वह ब्रिटिशर्स रहे हों, ब्रिटिश, और चाहे फ्रांसीसी, इनको यह फायदा मिला। और इसी क्रम में इनका अंत इसी वजह से हुआ कि ये सरकारी नियंत्रण में कार्य करते थे। कौन? डच। और इसीलिए इनका अंत हुआ कैसे हुआ? 1559 में, सॉरी 1759 में बेदरा, किसका? बेदरा या बेदारा कहीं कहीं लिखा रहता, तो उसको बेदरा या बेदारा समझ लीजिए। बेदारा या बेदरा के युद्ध में ये जो डच थे निर्णायक रूप से ब्रिटिशर्स से हार गए। किससे? ब्रिटिशर्स से हार गए। और वहीं से फिर इनका भारत से पलायन हो गया और ये यहीं तक, यानी 1759 में डच पूर्ण रूप से खत्म। इसके बाद कौन कौन सी शक्तियां बची थी? ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी बची थी। तो आगे हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की बात। अभी तक किसकी बात कर रहे थे? कि डचों के आगमन की। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूरोपियों के आगमन की। यूरोपियों के आगमन में हम सबसे पहले किसके बारे में बात की है? पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों के बाद हमने बात की डचों के बारे में, और डचों के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। एक क्रम अगर हम बात करें तो कैसे बन रहा है? PDA और एक और नाम आ जाता है F। PDF होता है, जैसे फाइल होती, फॉर्मेट होता है PDF, लेकिन उसके बीच में A भी आ जा रहा है, यानी कि पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इंग्लिश उसमें नहीं बोल सकते, अंग्रेज बोलिए सीधा, A से अंग्रेज और F से फ्रांसीसी। ये क्रम बन जाता है PDAF, पुर्तगीज,
डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसी। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्रम ही पूछ लेता है कि यूरोपीय के आगमन के क्रम में उनका क्रम क्या था, सबसे पहले कौन से लोग आए, कहाँ के लोग आए थे। ठीक है, और जिस प्रकार से दिल्ली की जो गर्मी है, दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी दोनों ही बहुत रुला देती है, और वही स्थिति चल भी रही है। तो हम बात करेंगे अब ब्रिटिश आगमन, यानी कैसे ब्रिटिश आए और क्यों आए। क्यों आए, क्योंकि जब देखा जाए 1498 में पुर्तगाली आए, व्यापार किए, लाभ कमाए, तो उस लाभ के क्रम में फिर डच आए, व्यापार किए, लाभ कमाए। तो ये देखकर हर यूरोपीय देश के मन में उत्सुकता जगी कि चलिए हम भी बाहर से व्यापार करते हैं और लाभ कमाते हैं अच्छा खासा। उसी क्रम में तीसरे नंबर पर अंग्रेज भी आए। लेकिन अंग्रेज आए तो, लेकिन जिस प्रकार से पुर्तगाली, डच या फिर फ्रांसीसी अपने पैरों को भारत में जमाने के क्रम में कहा जाए थोड़ा बहुत असफल भी हुए, लेकिन उन असफलताओं से सीख लेकर अंग्रेजों ने जो तरीका अपनाया वह उनको 1947 तक ले आया। कब तक? 1947। हालांकि पुर्तगाली जो 1498 में भारत आए थे वो वापस कब गए थे? 1961 में, जब गोवा को पुर्तगालियों से छीना गया था। 1961 में पुर्तगाली भारत से संपूर्ण रूप से गए थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आया कौन था? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गया था? पुर्तगाली ही गए थे। ऐसा नहीं 1947 में अंग्रेज गए उसके पहले पुर्तगाली जा चुके थे, ऐसा नहीं है। पुर्तगाली 1961 तक थे भारत में। तो ब्रिटिश आगमन की हम बात करते हैं। सबसे पहले मर्चेंट एडवेंचर्स, एक कहा जाए एक व्यापारियों का समूह था। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ये सबसे पहले भारत आए। व्यापारिक समूह था, व्यापारिक लोगों का समूह था। ये सबसे पहले कौन आए? मर्चेंट एडवेंचर्स। कब आए? 1599 में भारत आए। अब भारत आए तो इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, लेकिन वो व्यापार कहीं ना कहीं जब इन्होंने एक कंपनी की स्थापना कर दी। उस कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना इन्होंने कर दी। और इसको आधिकारिक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको आधिकारिक परमिशन जो मिला वह मिला था 31 दिसंबर 1600। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित की गई थी उसको आधिकारिक परमिशन दे दिया कि ठीक है आप जाइए और जो भारत है या तो फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ आप व्यापार संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसकी इजाज़त 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से या रॉयल चार्टर के माध्यम से, रॉयल चार्टर के माध्यम से दे दिया। ठीक है, अब ये दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है एक क्रम बना कि उसके बाद कौन कौन से लोग आए और किस प्रकार से उन्होंने भारत में आने के बाद, जो भारत का तत्कालीन सम्राट हुआ करते थे इस समय तो खैर 1600 ईस्वी में, यानी 1599 कहा जाए आया तो फिर 1600 तक। इस समय तो भारत में मुगलिया सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासनकाल था। लेकिन 1700 कब? 1605 में मोहम्मद यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो 1708 में जहांगीर का शासन था।
1705 से जहांगीर का शासन स्टार्ट हुआ, 1727 तक जहांगीर का शासन चला। उसी बीच में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। वह आया किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया। कहां पर? जहांगीर के दरबार में। और उस समय जहांगीर कहां पे था? उस समय जहांगीर थे राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में। उस समय जहांगीर थे। हॉकिंस आया। चूंकि हॉकिंस ब्रिटेन से था तो लाजमी है कि वह अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता होगा, जानकार होगा और अंग्रेजी भाषा में ही बात करेगा। लेकिन जब वो जहांगीर से मिला तो जहांगीर के लिए एक कहा जाए आश्चर्यजनक बात थी कि कोई यूरोपीय या ब्रिटिशर्स आकर उनसे फारसी में बात करे। इसका क्या तात्पर्य है कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था यह फारसी का बहुत ही अच्छा ज्ञाता था और तत्कालीन मुगल सम्राट की जो राज्य या कहा जाए आधिकारिक भाषा थी वो फारसी ही थी। तो इससे जहांगीर को हॉकिंस से एक अपनत्व की भावना लगी कि कहीं ना कहीं ये तो अपना ही आदमी है हॉकिंस। इसीलिए उसने जो भी अधिकार पत्र मांगे जहांगीर ने उसको दिल खोल के वो अधिकार पत्र दे दिए, यानी कि उसने व्यापार करने की इजाजत मांगी। किससे? जहांगीर से। कहां पे? भारत में, यानी मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की इजाजत मांगी, जिसको जहांगीर ने बिना कुछ सोचे समझे दे दिया। और इतना ही नहीं, उसको व्यापार करने की इजाजत तो दी ही, यानी कि व्यापार की इजाजत मांगी, व्यापार की इजाजत मांगी और प्राप्त भी किया। किसने? हॉकिंस ने इजाजत मांगी और प्राप्त भी कर लिया व्यापार करने का। और साथ ही साथ उसको, यानी कि हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि, इंग्लिश खां की उपाधि से भी सम्मानित किया जहांगीर ने। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि से भी सम्मानित किया और वह हॉकिंस इनके दरबार में कुछ वर्षों तक रहा भी, यानी कि उनकी सेवा में, यानी जहांगीर की सेवा में रहा भी। इसके बाद कौन आया? मिडल्टन आया। कब आया? 1611 में। 1611 में कौन आया? मिडल्टन। एक चीज मैंने अभी थोड़ा पहले आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। यहाँ जो मैंने 1705 लिखा था वो 1705 नहीं 1605 ही था, यानी अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, ना कि उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने 1705 बोल दिया है, वहां पे आपका 1605 ही होगा। इसके बाद आया 1611 और 1611 में कौन आया था? मिडल्टन आया। ये सब जो आ रहे थे, हॉकिंस आया, कैप्टन था, मिडल्टन आया, ये सब आ रहे थे ब्रिटेन के लिए व्यापार करने की इजाज़त मांगने के लिए कि हमको यहाँ इजाज़त दे दीजिए, हमको वहाँ इजाज़त दे दीजिए। तो इसी क्रम में मिडल्टन भी आया 1611 में और इसने भी इजाज़त मांगी व्यापार करने की। कैसी इजाज़त? कि सूरत में अस्थायी कारखाना खोलने की। सूरत में अस्थायी कारखाना खोलने की, और इजाज़त मिल भी गई। इजाज़त मिल भी गई। किसने दिया? फिर वही जहांगीर ने इजाज़त दे भी दिया। ये आइए ठीक है, खोलिए सूरत में अपना कारखाना। और सूरत में पहली व्यापारी कारखाना स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये आप लोग ध्यान से रखिएगा।
और इसके बाद 1615 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। कब आए? 1615 में सर टॉमस रो। ये भी आए तो इन्होंने भी व्यापार करने की इजाज़त मांगी, यानी जितने भी आ रहे थे सब व्यापार, मतलब हमको व्यापार चाहिए, व्यापार चाहिए, व्यापार चाहिए, ऐसे संदर्भ से आ रहे थे व्यापार करने की इजाज़त मांगने के लिए। इन्होंने भी इजाज़त प्राप्त की। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके आगे। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जो वीडियो सामने आ रहा है ये आपके लिए हालिया एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।